हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल गाइड। दोस्तों, बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दो नाम इस तरह से जुड़े हुए हैं कि बहुत से यात्री ये दोनों धाम के दर्शन एक साथ करना चाहते हैं। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं ये दो धाम की यात्रा एक साथ कैसे करें, कब करें, यानी वहाँ जाने का बेस्ट सीजन कौन सा है, ट्रिप के लिए कितने दिन लगेंगे और अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब चलते हैं अपनी यात्रा पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन पाना एक अलग ही महत्व है। भारत में 4 दिशाओं में 4 धाम बसे हुए हैं। उनमें से एक धाम है बद्रीनाथ धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा केदारनाथ का ये मंदिर केदारनाथ धाम। उत्तराखंड के 4 अलग धाम भी माने जाते हैं, उनमें बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम भी शामिल है। इस यात्रा में प्लानिंग करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है कि बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा कब करें। दोस्तों, ठंड के सीजन में यहाँ बहुत बर्फ रहती है, इसलिए यहाँ मंदिरों के रास्ते बंद हो जाते हैं और साल के 6 महीने मंदिर दर्शन के लिए बंद रहता है। मई महीने के अक्षय तृतीया के दिन इन मंदिरों के कपट खुलते हैं और दिवाली के बाद बंद होते हैं। उत्तराखंड सरकार इन डेट्स का ऐलान हर साल कुछ दिन पहले ही करती है, जिससे यात्रियों को थोड़ा प्री प्लानिंग करने में आसानी हो। दोस्तों, अब जानते हैं इस यात्रा के लिए बेस्ट सीजन कौन सा है। बर्फ की वजह से यह यात्रा का पीरियड सिर्फ 6 महीने का ही लिमिटेड सा रहता है। यात्रा के पहले 2 महीने मई और जून में क्लाइमेट अच्छा रहता है और बारिश की संभावना भी कम होती है, लेकिन समर हॉलीडेज के कारण भीड़ थोड़ी ज़्यादा रहती है। इस वक्त भीड़ के कारण ट्रिप का खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। अक्टूबर और नवंबर यानी दिवाली के वक्त का समय भी यात्रा के लिए अच्छा रहता है। इस वक्त भीड़ भी कम रहती है और इस वजह से ट्रिप का खर्चा भी बजट में हो जाता है। दोस्तों, बीच के जो महीने हैं यानी जुलाई से सितंबर तक बहुत बारिश रहती है और बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा भी रहता है और रास्ते भी कभी कभी बंद हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम कैसे जाएं। दोस्तों, अगर आप आपके शहर से फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। देहरादून एयरपोर्ट से आप टैक्सी या बस से सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। अगर देहरादून पॉसिबल नहीं है तो आप दिल्ली एयरपोर्ट तक आ सकते हैं और उसके बाद बाय रोड अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। प्लेन से आने के लिए और एक ऑप्शन है नैनीताल के नज़दीक का पंतनगर एयरपोर्ट। पंतनगर से नैनीताल तकरीबन 65 किलोमीटर है। नैनीताल से आप अल्मोड़ा, रानीखेत देखकर बद्रीनाथ तक आ सकते हैं। अब देखते हैं ट्रेन से कैसे जा सकते हैं। केदारनाथ के सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, लेकिन ऋषिकेश से ट्रेन बहुत कम होती है, इसलिए आप हरिद्वार स्टेशन तक ट्रेन से आ सकते हैं। हरिद्वार भारत के सभी बड़े शहरों से कनेक्टेड है। हरिद्वार से ऋषिकेश सिर्फ 25 किलोमीटर है। हरिद्वार आने के बाद यात्री गंगा मैया में स्नान करके और शाम को आरती का आनंद ले सकते हैं और इसके बाद अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। जो यात्री कोलकाता से या भारत के ईस्ट साइड से आने वाले हैं वो काठगोदाम स्टेशन तक आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कार या बस से कैसे जाएं। हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक बस या कार से जा सकते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखनी है कि उत्तराखंड में ऊपर पहाड़ियों में रात को बसेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको ये सफ़र सुबह जल्दी शुरू करना है। सोनप्रयाग जाने के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश स्टेशन के बाहर आपको प्राइवेट बसेस मिल जाती है। उसका ऑनलाइन बुकिंग भी आप किसी प्राइवेट बस ऑपरेटर से कर सकते हैं या फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी बसेस भी सुबह अवेलेबल है, इनका बुकिंग भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग का बस का टिकट तकरीबन 500 रुपये के आसपास है। अगर आप अपनी यात्रा कार से करना चाहते हैं तो उसका भी ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं। कार का किराया 3 से 5,000 रुपये तक पर डे रहता है। अब देखते हैं हेलीकॉप्टर से केदारनाथ कैसे जा सकते हैं। अगर आप केदारनाथ हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग तक जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके पहले ही गुप्तकाशी, फाटा या सिरसी से आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा है। हेलीकॉप्टर के चार्जेस वन वे 3,000 रुपये और रिटर्न 7,000 रुपये के आसपास रहते हैं।
हेलीकॉप्टर का बुकिंग आपको आपकी यात्रा प्लान करने के बाद तुरंत करना है। सीजन में इसके बुकिंग फुल रहते हैं। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और आश्रम देखने के बाद आपकी पहाड़ी यात्रा आरंभ होती है। जाते वक्त बीच में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, उखीमठ जैसे पवित्र स्थानों का दर्शन कर सकते हैं। देवप्रयाग में रघुनाथ जी का मंदिर, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम देखने लायक है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम, कोटेश्वर महादेव मंदिर भी देख सकते हैं। यहाँ सभी जगह आपको स्टे करने के लिए अच्छे होटल्स और खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। ऋषिकेश से 8 घंटे के सफर के बाद हम पहुँचते हैं सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में स्टे करने के लिए बहुत ऑप्शंस है। यहाँ डॉर्मिटरी और होटल्स की सुविधाएं हैं। इनका किराया 300 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक रहता है। सीजन में ये चार्जेस कम ज़्यादा हो सकते हैं। जो यात्री कार से आने वाले हैं उन्हें सोनप्रयाग में ही अपनी कार पार्क करनी है। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर की दूरी पर है। गौरीकुंड के लिए यहाँ से जीप रहती है जिसका किराया लगभग 30 रुपये के आसपास रहता है। सीजन के वक्त जीप के लिए लंबी लाइन रहती है, इसलिए अपनी यात्रा सुबह जल्दी शुरू करें। आधे घंटे के सफर के बाद हम पहुंचते हैं गौरीकुंड। मंदाकिनी नदी के किनारे पार्वती माता का मंदिर है। यहाँ गर्म पानी का कुंड भी है जिसमें कुछ यात्री स्नान करके निकलते हैं भोलेनाथ से मिलने। केदारनाथ का ये 16 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है गौरीकुंड से। गौरीकुंड में रहने की सुविधा है। यहाँ सोनप्रयाग के मुकाबले होटल्स के ऑप्शंस थोड़े कम हैं, लेकिन बहुत से यात्री यहाँ सोनप्रयाग के बजाय गौरीकुंड में स्टे करना पसंद करते हैं ताकि दूसरे दिन सुबह जल्दी ट्रैक शुरू कर सके। केदारनाथ का ये ट्रैक आप पैदल, घोड़ा, पालखी या पिट्ठू के मदद से पूरा कर सकते हैं। जो यात्री पैदल नहीं जा सकते उन्हें गौरीकुंड में घोड़ा, पालखी या पिट्ठू मिलते हैं। इनका रेट 2500 से 5000 या 6000 तक रहता है। ये रेट सीजन के हिसाब से कम या ज़्यादा होते रहते हैं। अगर आप पैदल जाने वाले हैं तो गौरीकुंड में आपको काठी 30 या 40 रुपये तक मिल जाएगी। चढ़ाई के वक्त ये काठी बहुत काम आती है। गौरीकुंड में आपको प्लास्टिक के जैकेट 200 या 300 रुपये तक मिल जाते हैं। बारिश के वक्त ये बहुत काम आते हैं। गौरीकुंड से ट्रैक पे जाते वक्त कुछ चीज़ें जरूर साथ में रखें, जिसमें वाटर बॉटल, वूलन क्लोथ्स, रेनकोट या प्लास्टिक का जैकेट, छाता, अच्छे शूज, टॉर्च, आपके रेगुलर मेडिसिन्स, उसके साथ में पेन किलर का स्प्रे या टैबलेट साथ में रखें। साथ में सर्दी और फीवर की टैबलेट भी साथ में रखें। आपकी सैक भी प्लास्टिक कवर में कवर कीजिए। मोबाइल के लिए पावर बैंक रखें। साथ में बिस्किट, ड्राई फ्रूट या चॉकलेट साथ में रखें। 4 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद पहले आता है जंगल चट्टी। यहाँ आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। यहाँ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी है। यहाँ फ्री वाईफाई जोन भी है। केदारनाथ ट्रैक पे कई जगह ऐसे फ्री वाईफाई जोन है। दोस्तों, केदारनाथ का ये 16 किलोमीटर का ये ट्रैक थोड़ा मुश्किल है, जिसे मॉडरेट ट्रैक कहा जा सकता है। इसे पार करने के लिए 6 से 10 घंटे तक लग जाते हैं। इसलिए ट्रैक से पहले रोज थोड़ी थोड़ी चलने की प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे आपका फिटनेस बना रहे और ये ट्रैक पूरा करने में थोड़ी आसानी भी होगी। 2013 के आपदा के पहले ये ट्रैक 14 किलोमीटर का था। केदारनाथ का ये ट्रैक मंदाकिनी नदी के बाजू में बनाया गया है, इसलिए रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल्स और केदारनाथ वैली के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। दोपहर के बाद यहाँ बारिश या बर्फ गिरने की संभावना भी रहती है, इसलिए ये ट्रैक जितना सुबह जल्दी शुरू कर सकते हैं उतना जल्दी शुरू करें। जंगल चट्टी के 3 किलोमीटर बाद आता है भीमबली। भीमबली से थोड़ी खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ रास्ते पे वाटरफॉल और रास्ते पे कई जगह बड़े ग्लेशियर्स भी है। यहाँ थोड़ा फिसलने का डर रहता है, इसलिए ये ट्रैक के दौरान अच्छे शूज पहनना जरूरी है। भीमबली से 4 किलोमीटर के बाद आता है लिंचोली। लिंचोली में स्टे करने के लिए GMVN के कॉटेजेस भी है और इसके बाद
वापस 4 किलोमीटर के ट्रैक के बाद आता है केदारनाथ का बेस कैंप। अगर आप सुबह जल्दी ट्रैक शुरू करते हैं तो बेस कैंप में दोपहर 3 या 4 बजे तक पहुंच सकते हैं। अगर ट्रैक पे देरी होती है तो बीच में स्टे करने की सुविधा भी कई जगह है। केदारनाथ बेस कैंप पे आपको घोड़ा, खच्चर, पालकी छोड़ के आगे पैदल ही जाना है। यहाँ बेस कैंप पे बहुत सारे टेंट्स दिखाई देते हैं। जेम वेन के गेस्ट हाउस भी यहाँ पर है। जेम वेन की रूम कैसे बुक करनी है इस बारे में हमारा ये वीडियो जरूर देखें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। बेस कैंप के बाद खड़ी चढ़ाई खत्म होती है और आखिरी 1.5 किलोमीटर रास्ता पहले के मुकाबले प्लेन है। दोस्तों, केदारनाथ धाम की डिटेल जानकारी चाहिए तो हमारा केदारनाथ यात्रा विद ऑल डिटेल्स ये सेपरेट वीडियो जरूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। केदारनाथ मंदिर में सीजन के मुताबिक आपको दर्शन के लिए 3 या 4 घंटे लग सकते हैं। दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन रहती है। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप वीआईपी दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। रात में यहाँ आरती के बाद मंदिर दर्शन के लिए बंद होता है, लेकिन मंदिर के बाहर भक्त और साधु सब एक साथ भगवान के भजन गाते हैं। ये नज़ारा देखने लायक होता है। अब देखते हैं केदारनाथ में रहने की क्या क्या सुविधाएं हैं। केदारनाथ में रात में रहने की बात करें तो यहाँ आश्रम, धर्मशाला, टेंट, होटल्स की सुविधाएं हैं, जिसका किराया 300 रुपए से 5 या 6,000 रुपए तक रहता है। सीजन के अनुसार ये रेट कम ज्यादा होते रहते हैं। सीजन में ऑनलाइन बुकिंग करके ही आए। यहाँ पे JMVN की व्यवस्था भी है, जिसका ऑनलाइन बुकिंग आप पहले कर सकते हैं। खाने की अगर बात करें तो यहाँ आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बेसिक खाना मिल जाएगा। बहुत से यात्री सुबह वापस शिव जी का दर्शन लेते हैं और गौरी कुंड के लिए निकलते हैं। अगर आपके पास वक्त है तो भैरवनाथ जी का दर्शन भी ले सकते हैं। केदारनाथ मंदिर से भैरवनाथ मंदिर तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ता थोड़ा चढ़ाई का है। यहाँ से केदारनाथ मंदिर और गांव का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। केदारनाथ धाम में आप ध्यान गुफा और आदि शंकराचार्य जी की समाधि भी देख सकते हैं। बद्रीनाथ जाने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा गौरीकुंड। गौरीकुंड में उतरते वक्त 3 से 5 घंटे लग सकते हैं। गौरीकुंड से वापस सोनप्रयाग जाना पड़ेगा। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ या जोशीमठ के लिए यहाँ पे बसेस अवेलेबल है। सोनप्रयाग से ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और जोशीमठ से गुजरकर आपको बद्रीनाथ जाना होगा। बद्रीनाथ का ये रास्ता अच्छा है। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ 220 किलोमीटर है। इसे पार करने में 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। अगर आप बद्रीनाथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो रास्ते में रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ में भी रहने की और खाने पीने की अच्छी सुविधा है। आप अपने टाइम के हिसाब से यहाँ कहीं भी रह सकते हैं। बद्रीनाथ जाते वक्त जोशीमठ में श्री आदि शंकराचार्य जी का बहुत सुंदर मठ है। यहाँ से बद्रीनाथ अराउंड 45 किलोमीटर है। जोशीमठ के आगे कभी कभी ट्रैफिक रहता है, इसके लिए आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में पहुंचने के बाद यहाँ आप पहले भगवान के दर्शन कर लीजिए। मंदिर जाने के रास्ते पे दोनों तरफ पूजा की दुकानें हैं। अलकनंदा नदी के ऊपर का पुल पार करके पहुंचते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर के पहले ही गर्म पानी का कुंड है, जिसे तप्त कुंड भी कहा जाता है। यहाँ पुरुष और महिलाओं के लिए स्नान करने के लिए अलग अलग कुंड है। बहुत से भाविक यहाँ स्नान करके बद्रीनारायण का दर्शन लेते हैं। बद्रीनाथ का यह प्राचीन मंदिर समुद्र तट से 3300 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के किनारे है। श्री आदि शंकराचार्य जी ने 1200 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की थी। आजकल बद्रीनाथ में भी सीजन के वक्त बहुत भीड़ रहती है और दर्शन के लिए लंबा क्यू रहता है।
दर्शन के लिए 2 या 3 घंटे भी लग सकते हैं। यहाँ शाम में आरती रहती है। दोस्तों, बद्रीनाथ जी का मंदिर और तप्त कुंड देखने के बाद आप देख सकते हैं माना गांव। माना गांव बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूरी पर है। ये भारत का यहाँ का आखिरी गांव कहा जाता है। यहाँ से आगे चाइना बॉर्डर शुरू होती है। माना गांव से व्यास गुफा और गणेश गुफा थोड़ी ही दूर है। कहा जाता है यहाँ व्यास मुनि जी ने महाभारत की रचना की और गणेश जी ने उसे लिखा था। यहाँ पे एक दुकान है जिसका नाम है भारत की आखिरी दुकान। यहाँ पे आप चाय जरूर पीजिए। अगर आपके पास वक्त है तो यहाँ पांडव पुल भी देख सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं बद्रीनाथ में स्टे की व्यवस्था क्या है। बद्रीनाथ में रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ धर्मशाला, आश्रम और होटल्स है। होटल्स की बुकिंग सीजन में आप पहले ही ऑनलाइन करके ले तो अच्छा है। होटल्स का किराया 300 रुपए से लेकर 5 या 6,000 रुपए तक रहता है। यहाँ पे GMVN की भी रहने की व्यवस्था है। केदारनाथ के मुकाबले यहाँ खाने के लिए बहुत सारे विकल्प है। बद्रीनाथ का स्टे होने के बाद अब शुरू होता है रिटर्न जर्नी। यहाँ से ऋषिकेश 300 किलोमीटर दूरी पर है, जिसे 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। फ्लाइट के लिए आपको देहरादून जाना पड़ेगा, जो 330 किलोमीटर है और इसे 10 घंटे लग सकते हैं। दोस्तों, आजकल बद्रीनाथ और केदारनाथ के रोड पे ट्रैफिक जाम रहता है, इसलिए अपनी यात्रा सुबह जल्दी शुरू कीजिए। दोस्तों, अब देखते हैं ये ट्रिप के लिए कितना खर्चा आ सकता है। अगर आप पूरी यात्रा बस से करते हैं और थोड़ा बजट ट्रिप रहता है तो 10 से 12,000 रुपए तक प्रति व्यक्ति खर्चा आ सकता है। इसमें हरिद्वार से वापस हरिद्वार तक की यात्रा का खर्चा शामिल है। अगर आप केदारनाथ में घोड़े, पालकी, पिट्ठू या फिर हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो यही खर्चा 7 से 8,000 रुपए से बढ़ सकता है। दोस्तों, यह सब कॉस्टिंग टेंटेटिव है। सीजन के मुताबिक कम या ज्यादा हो सकते हैं। आपकी ट्रिप कितने दिन की है इस पर भी खर्च डिपेंड करता है। दोस्तों, ये ट्रिप के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। ये ट्रिप पूरा करने के लिए कम से कम आपको 4 नाइट्स और 5 डेज चाहिए। कुछ यात्री हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ में ज्यादा स्टे भी करते हैं। कुछ यात्री बद्रीनाथ जाते वक्त वैली ऑफ फ्लावर्स या श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी करते हैं। कुछ लोग हरिद्वार से केदारनाथ, बद्रीनाथ करके रानीखेत, नैनीताल भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, आप अपने हिसाब से प्लानिंग करें। कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जरूर लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ।